वाले हैं? आज हम प्रश्न पाठ उत्तर। 5, नहीं बेटा, हम प्रश्न उत्तर लिखने नहीं वाले, हम प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। हम पाठ 5 मन करता है कविता को एक बार पुनः रिवाइज करेंगे, उसके अर्थ को रिवाइज करेंगे और कविता मैं बाद में आपसे सुनूंगी। आपको कविता भी याद करनी है। तो बच्चों, इस कविता में कई तरह की कल्पनाएं की गई हैं और प्रकृति और संसार की सभी चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं, जो बच्चों को आकर्षित करती हैं, वो सभी के मन में, सभी बच्चों बड़ों सबके मन में तरह तरह की उनको देखकर इच्छाएं जागती हैं। उन इच्छाओं को जागने से बच्चे, बड़े या इंसान कुछ चाहत करने लगते हैं, जैसे कि वो कुछ चाहने लगते हैं। क्या चाहने लगते हैं? तो स्वतंत्रता और आज़ादी की चाह करने लगते हैं। और वे चाहते हैं, वे ऐसी कल्पना करते हैं कि काश यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। और आपको पता है, इस तरह की कल्पना करके आप खुश भी होते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो कल्पना करना हमेशा अच्छा होता है। अच्छी कल्पनाएं इंसान को रचनात्मक बनाती हैं। तो इस कविता में सूरज, चंदा, परियां, जादू की छड़ी, मछली, सागर, मोती, आसमान, बादल, बरसात आदि सब चीज़ों के लिए कवि ने कल्पना की है। और उस कल्पना के आसमान में कवि गोते लगाता जाता है और खुश होता जाता है। हम इस कविता को पढ़कर आनंदित होते हैं और हम भी कल्पनाशील हो जाते हैं। हम भी बहुत सारी कल्पनाएं करने लगते हैं कि चलो यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा, यदि हम ऐसा करें, यदि किसी दिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी आ जाए और उस छड़ी को हिलाते ही हम जो चाहें वो हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सब चीज़ें सोचकर हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं। आप अपने मन को स्वतंत्र रखकर कल्पनाशील बने, रचनात्मक बने, ताकि आपका और समाज का और देश का विकास हो। तो चलिए, हमने कठिन शब्दों को लिखा, शब्द अर्थ लिखा। इसके बाद अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़कर समझेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में हम लिखेंगे प्रश्न व उत्तर। तो बच्चों, यहाँ पर मौखिक प्रश्नों में 4 प्रश्न दिए गए हैं एवं लिखित प्रश्नों में कविता को पूरा करने का कार्य दिया गया है। उसके बाद 2 प्रश्न अलग से दिए गए हैं, जिसमें एक प्रश्न तो रचनात्मक प्रश्न है, जिसमें हर एक बच्चे को अलग से अपना उत्तर लिखना है, व दूसरा प्रश्न सार्वजनिक है, जो सभी बच्चों के लिए एक जैसा हो सकता है। तो हम सबसे पहले इन लिखित प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि इन्हें हमें मौखिक रूप से समझना है। और इन मौखिक प्रश्नों को, जिनमें 4 प्रश्न हैं और नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जो सोच के आधार पर लिखने हैं, इन 2 प्रश्नों को में या तो एक या फिर दोनों प्रश्नों को हम ऐड करेंगे और हमारा कुल लिखित प्रश्न होगा 4 या 5। हम 4 या 5 लिखित प्रश्न लिखेंगे, बाकी प्रश्नों को हम समझेंगे। तो चलिए हम सारे प्रश्नों को एक बार समझते चलते हैं। इस कविता में हम कौन? यस बच्चे, यस बेटा, हु इज दिस? यस मैम। बोलिए बेटा, बोलिए। ओके, लीव इट बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। प्रश्नों को समझिए, उनके उत्तर समझिए। यस हम मैम। कौन हैं? हम कौन हैं? तो
कभी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इस कविता में हम कौन है, तो यहाँ पर इस कविता में हम से अर्थ है बच्चे। इस कविता में हम बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है, तो बच्चों का मन सूरज चंदा से बतियाने का करता है, बात करने का करता है, परियों की जादू की छड़ी को लेकर छूमंतर हो जाने का मन करता है, मछली बनकर सागर में अटैक करने का मन करता है, और सागर से मोती चुराने का मन करता है, आसमान में काले बादलों को छूकर उनसे किस प्रकार जल बरसता है यह देखने का मन करता है, और यहाँ तक कि बच्चों को सारे बंधन तोड़ ताड़ कर पूरी दुनिया के संसार के खजाने को देखने का मन करता है और सारे खजाने को लूट कर लाने का मन करता है। अगला प्रश्न है बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं, बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपकी कविता में ही छुपा हुआ है। देखिए, बच्चे पंछी बनकर खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और यहाँ तक कि बच्चे सूरज और चंदा को छूकर आना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है, तो बच्चों का मछली बनकर, देखिए हम इस कविता को एक बार दोबारा दोहराते हैं और अपने उत्तर को समझते हैं। प्यारी प्यारी चंचल मछली अटखेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती को चुन लाए हम, मन करता है। तो बच्चों का मन मछली बनकर सागर में अटखेली करने का करता है, अर्थात सागर में यहाँ से वहाँ घूमने का करता है। सागर के भीतर जाकर, सागर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको देखने का मन करता है। वहाँ पड़े हुए मोती को चुनकर लाने का मन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है तुम्हारा क्या क्या करने को मन करता है, तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अपने हिसाब से देना है। तो मैं इस प्रश्न को आपके लिए अवश्य दूंगी और आप सभी बच्चे जो आपको करने का मन करता है उस चीज़ के बारे में लिखेंगे। यह प्रश्न मैं दूंगी परंतु इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यह आपका सबसे आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद है बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते होंगे, बच्चे आप ही बताइए बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते होंगे। तो बच्चे इस दुनिया में उनको जिन भी चीज़ों के लिए रोक लगाई जाती है, मना किया जाता है, वे सारे बंधन तोड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे ऐसी कल्पना भी करते हैं जो कि रियल नहीं है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है, परंतु बच्चे सारे बंधनों को तोड़कर अवास्तविक दुनिया में जाना चाहते हैं और उसका आनंद उठाना चाहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये जो प्रश्न हमने सबसे पहले देखे, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये 6 प्रश्न हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिनमें से ये तुम्हारा क्या क्या करने को मन करता है, इस प्रश्न को आपको स्वयं लिखना है। अब आइए कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से आपको कविता की पुनरावृत्ति भी होगी। आप कविता को याद करने की आप कविता याद कर सकेंगे एवं जब एग्ज़ाम में, जब परीक्षा में यह कविता आएगी तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो बच्चों पहली लाइन है दूर देश रहती है परियां,
दूर देश रहती हैं परियां, इसके बाद 2 लाइन छोड़ी गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इन 2 लाइनों में भी कविता की 2 लाइनें आएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दूर देश रहती है परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाए हम। दूर देश रहती है परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाए हम। बच्चों, यहाँ पर कविता पुस्तक में आप इन 2 लाइनों को अपने स्वयं से लिखेंगे। कविता देखकर आप लिखेंगे। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद करेंगे और लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल है, सो आप अपनी कॉपी में इसे पेंसिल से लिखेंगे। Nobody will use pen for writing. Okay? कई बच्चों को मैंने देखा है कि उन्होंने पीडीएफ पेन से, 1 या 2 बच्चों ने पेन से पीडीएफ लिखकर भेजा है। जो उन्हें ऐसा नहीं करना है बच्चे, आप लोगों को पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है? अब आइए दूसरी पंक्ति। इस पंक्ति में क्या है? आसमान में घूमा करते, उसके बाद एक पंक्ति छोड़ी गई है, फिर गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर, इसके बाद पुनः एक पंक्ति छोड़ी गई है। इसमें क्या है? आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ शोर मचाकर, टप टप जल बरसाए हम, मन करता है। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी कविता है, आप इसे याद कर लीजिएगा और पुस्तक में बिल्कुल ईमानदारी से, बिना देखे, याद किए हुए, स्मृति के आधार पर आप इसमें इन पंक्तियों को फिल करेंगे, ठीक है? तो चलिए, मौखिक प्रश्नों में और लिखित प्रश्नों को हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? आइए, इस कविता में और भी कुछ रचनात्मक कार्य दिए गए हैं, उन्हें हम समझते चलते हैं। जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है, उस पर वृत्त बनाओ या गोल घेरा लगाओ। पहला शब्द है पंछी। पंछी को हम दूसरे शब्दों में पक्षी भी कहते हैं। सूरज को दूसरे शब्दों में क्या रोशनी कहा जाता है? नहीं बच्चों, सूरज तो रोशनी हमें देती है, सूरज को सूर्य कह सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। चंदा को दूसरे शब्दों में चांद भी कह सकते हैं। जल को पानी कहेंगे, सागर को समुद्र कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हर एक शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं, यानी 3 समानार्थी, माफ कीजिएगा, 4 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एवं सबका जो उत्तर होगा, उत्तर को हम क्या करेंगे? उत्तर पे हम टिक का निशान लगाएंगे। तो चलिए, अभी तो हमने पहली लाइन को समझा है, अब हम दूसरी लाइन को समझते हैं। पंछी को दूसरे शब्दों में या पंछी का समानार्थी शब्द पक्षी होगा, क्या चिड़िया होगा, क्या तोता होगा, क्या खग होगा? बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह दिया गया है कि जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर गोल घेरा लगाओ। अर्थात इन चारों शब्दों में कोई एक ऐसा है जो इस शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले पहली लाइन देखा, पहली लाइन में हमें एक ऐसा मिला जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। अब दूसरी लाइन में हम देखते हैं, तो पंछी का समानार्थी शब्द है पक्षी, चिड़िया। उसके बाद
सूरज का समानार्थी शब्द है रवि, चंदा का चंद्रमा, जल का नीर, सागर का सरिता व सागर का समुद्र। बच्चों, सरिता व सिंधु में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं? सरिता किसे कहते हैं? सरिता का अर्थ होता है, आइए पहले हम बाकी के अन्य शब्दों को देखते हैं। इसके बाद है पहले शब्द में पंछी का तीसरा समानार्थी शब्द दिया गया है तोता। तो बच्चों, क्या हम तोते को पंछी कहते हैं? मीन्स यदि हमें कहना होगा कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आसमान में तोते उड़ रहे हैं? यस बच्चों, तो इस प्रकार यह तोता शब्द पंछी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि पंछी का समानार्थी शब्द तोता नहीं है, यानी खग भी पंछी का समानार्थी शब्द है। जो शब्द सही है उन पर हम ब्लू कलर से टिक लगाते जाएंगे। आइए, सूरज का सही समानार्थी शब्द है रवि, सूर्य व भास्कर। क्यों सही है? क्योंकि हमने पहले ही इसका गलत अर्थ जो लिखा हुआ है, जो समानार्थी शब्द नहीं है, उस पर हमने गोल घेरा लगा दिया है। इसलिए ये तीन जो हैं वो तीनों के तीनों सूरज के समानार्थी शब्द हैं, यानी सूरज को हम रवि, सूर्य, भास्कर ये तीनों कह सकते हैं। इसके बाद अब चंदा का समानार्थी शब्द है चांद, चंद्रमा या चांदनी। चंदा का समानार्थी शब्द है बेटा, चांद हमें चांदनी देती है। जिस प्रकार सूरज हमें रोशनी देती है, उसी प्रकार चांद की रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। तो यहाँ पर चांद का समानार्थी शब्द चांदनी नहीं होगा, यानी बाकी के तीनों शब्द सही हो जाएंगे। शशि भी सही है, चंद्रमा भी सही है, चांद भी सही है। इसी प्रकार जल का सही समानार्थी शब्द है पानी, नीर एवं वारी। बच्चों, वारी शब्द पानी का समानार्थी शब्द है, आपको ध्यान रखना है, परंतु नदी नहीं है। बच्चों, नदी पर आपको गोल घेरा लगाना है। इसी प्रकार सागर का सही शब्द है समुद्र, जलधि, सिंधु। बच्चों, सरिता का अर्थ होता है नदी, इसलिए सरिता सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए, आप सरिता व सिंधु में हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? सरिता का अर्थ होता है बहने वाली नदी एवं सिंधु का अर्थ होता है सागर या समुद्र। तो इसके तीन सही समानार्थी शब्द हैं समुद्र, सिंधु व जलधि। इसके बाद संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। बच्चों, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है? इनसे जुड़े हुए विशेषण जो इनको सूट करेंगे, जो इनमें एकदम सटीक बैठेंगे, उन शब्दों को चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा मछली। अब मछली के साथ कौन सा विशेषण सटीक बैठेगा?
तो मछली गहरा, खुला, सुंदर, चंचल, काले, गहरे। बच्चों मछली के साथ यहाँ पर पहले नंबर पर हम लिखेंगे चंचल। बच्चों दूसरे में लिखेंगे हम आसमान, सागर, परियां, बादल। यहाँ पर देखिए पहले हम परियां, परियां क्या होती है? सुंदर होती है। तो यहाँ पर हम सुंदर लिख लेंगे ताकि बाकी के शब्द हमें इसके बाद सागर, सागर के लिए यह गहरा विशेषण बिल्कुल उपयुक्त है। तो आप सागर में गहरा सागर लिख सकते हैं। इसके बाद है बादल, पंछी व आसमान। तो बच्चों बादल में आप लिखेंगे काले, एवं पंछी में लिखेंगे आप गाते व आसमान में लिखेंगे खुला। यहाँ पर लिखेंगे खुला आसमान। आपने कई गानों में भी खुला आसमान का नाम सुना होगा। खुला आसमान यहाँ पर गाते। बच्चों ये सारे रचनात्मक कार्य हैं, इन्हें आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके साथ साथ आपको आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। ये देखिए वाक्य बनाओ, यहाँ पर आपको दूर दूर, प्यारी प्यारी, तोड़ तोड़, ऐसे 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है कविता याद करो, कक्षा में सुनाओ, चित्र देखकर कोई कविता बनाकर लिखो। तुम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। रंग बिरंगी, प्यारी, चंचल, डुलाती, आती पंख। बच्चों ये एक तरह का गेम है जो हम किसी और दिन खेल खेल में कविता लिखेंगे या फिर कहानी बनाएंगे। मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, उनसे हर एक बच्चे को एक छोटी सी या तो कविता लिखनी है या कहानी बनानी है, फिर उसे क्लास में सुनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इस बिंदु को मिलाकर परी का चित्र पूरा करना है और अपने पसंद का रंग भरना है और परी का आपको एक नाम भी रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 5 समाप्त हो जाएगा, परंतु इसके पहले हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे और बाकी के कार्य जो आपको कक्षा में बताए जाते हैं वो सब कार्य आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे आप परी का चित्र बनाएंगे, सुंदर रंगों से इसे सजाएंगे और इसका एक नाम देंगे। हो सकता है कि मैं पूछूं आपसे कि आपने अपनी परी का क्या नाम दिया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ लिया। उसके बाद अगली कक्षा में हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर।